झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हाँ या ना कह दे, वरना डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल को पेश होगा। बहस पूरी होने के बाद 30 दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। 3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं है। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। उन्होंने आईपीसी को नया रूप दे दिया। देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बदलाव लाने वाले 3 बिल लोकसभा में पेश हो चुके हैं और जिन प्रावधानों से देश में हर अपराध की परिभाषा तय होती है, जिन प्रावधानों से अपराध की सजा तय होती है, उसे मोदी सरकार ने बदलने का फैसला लिया। अब भारत अपने हिसाब से अपराधों की परिभाषा और सजा तय करेगा, कानून को सख्त करेगा। लेकिन इस पर भी भड़काऊ भाईजान यानी अज़दुद्दीन ओवैसी को परेशानी, और ऐसा लग रहा है कि वो अंग्रेजों के कानून से ही बहुत खुश है। सरकार ने जो 3 नए कानून को लेकर बिल पेश किए, उसमें भी ओवैसी को खोट नजर आ रहा है। हम अपने मेहमानों से इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। हर राज्य में जमीन की आजादी का संगठित अपराध मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून में बदलाव का कदम क्या उठाया? AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची लग गई। वो हमेशा की तरह इस बार भी सरकार के इस कदम के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने ट्वीट कर नए कानूनों पर सवाल खड़े कर दिए। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, 3 नए कानून सरकार को ज्यादा ताकत देंगे, मासूम लोगों के हक के साथ खिलवाड़ होगा। मोदी सरकार के 3 नए कानूनों का विरोध करता हूँ। बिना अपील, दलील, वकील वाले कानून का सबको विरोध करना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों से भी पूछा कि वो नए कानूनों के साथ हैं या फिर विरोध करेंगे। दरअसल एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव लाने वाले 3 बिल लोकसभा में पेश किए थे, जिससे आईपीसी फ्रेश लुक में आएगी। तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम 3 नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। हर राज्य में अब आपको बताते हैं कि ये बिल पास होने के बाद जब नया कानून बनेगा तो उससे क्या क्या बदलाव होंगे। 3 नए कानूनों के आने के बाद आरोपियों का बचना मुश्किल होगा। लव जिहादियों पर कड़ा एक्शन लिया जा सकेगा। धर्मांतरण के मामलों में पहले से कमी आएगी। गैंगरेप के आरोपियों को कड़ी सजा का प्रावधान भी है। नाबालिग से रेप किया तो मौत की सजा का प्रावधान। पुलिस को 90 दिनों में आरोप पत्र दायर करना होगा। कोर्ट चार्ज फ्रेमिंग 60 दिनों से ज्यादा लंबा नहीं कर सकेगा। सुनवाई के बाद 30 दिनों में कोर्ट को फैसला सुनाना होगा। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून में अच्छे और सख्त बदलाव कर रही है तो भड़काऊ भाईजान को इससे तकलीफ क्या है? उन्हें क्यों डर लग रहा है कि इससे लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, जबकि नया कानून लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए पहले से और बेहतर और दुरुस्त किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी है। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगी, अपनी बात रखेंगी।
हमारे साथ में अवधेश कुमार जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चारू प्रज्ञा जी से आपको मिलवाया। नाजिया खान राजनीतिक विश्लेषक है, अधिवक्ता है, वो भी हमारे साथ में है। दानिश कुरैशी जी AIMIM के प्रवक्ता, लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी जी, बहुत सारे लोग सवाल ये पूछ रहे हैं और मेरा भी ये सवाल है कि हर बार विरोध किया जाता है, हर बार विरोध किया जाता है। कुछ यहाँ पर रिसर्च वगैरह लेकर आए थे तो उसमें देखा दिल्ली अध्यादेश का विरोध, UCC पर विरोध, डिजिटल पर्सनल डाटा संरक्षण बिल का विरोध, ट्रिपल तलाक, जन्म और मृत्यु डेल सर्विसेज बिल का विरोध। मतलब सिर्फ विरोध ही विरोध। ऐसा क्यों? कुछ अच्छा नहीं कर रहे क्या सरकार? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि देश में हमारे यहाँ जो है संविधान लागू है तो विरोध करना सबका अधिकार है। और पार्लियामेंट में बहस हो रही है, मतलब पार्लियामेंट में सुनने की बात यह है कि पक्ष का काम यह है कि वो तमाम लोगों को सुने। और अगर सुनने से भी लगता है किसी को पाबंदी है आपके पैनल में बैठे हुए किसी व्यक्ति से या और किसी को, तो फिर इसका तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मतलब आप सिर्फ बोलते ही जाएंगे और हम मौन होकर सुनते जाएंगे कि आप ये चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। रह गई बात मुखालिफत की, तो हम मुखालिफत करने का हमारा तरीका है, हम तरीके से मुखालिफत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उस तरीके से मुखालिफत करना कानूनन भी जायज है और लोगों के हक हुकूक की बात है जो हम कह रहे हैं। आप बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की या किसी की भी, तो जनप्रतिनिधि जो हैं, जो उनको लगता है वही तो बात रखेंगे ना सरकार के सामने। सरकार का पक्ष जो जानने की कोशिश है वो यही है। अच्छा, तो ट्रिपल तलाक से लेकर हर चीज का इसीलिए विरोध करते आ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है वो गलत है और इसीलिए वो गलत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जो चीज हमें सुनिए, जो चीज हमें गलत लगती है हम उसकी पुरजोर मुखालिफत करते हैं। हम दोहरी बात नहीं करते, हम पीछे कुछ और सामने कुछ बात नहीं करते। हम जो भी कहते हैं जो कोई और वजह नहीं है ना इसके पीछे, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, चारू प्रज्ञा जी, क्या ही वजह है? जो हमें जो अधिकार मिला है उस अधिकार का हम लोग पालन करते हैं, AIMIM की तरफ से कहा। देखिए हिमांशु जी, मुझे ना 2 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ। मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आप कहते हैं आप डेटा प्रोटेक्शन बिल के खिलाफ हैं, लेकिन जब एक फेक न्यूज की वजह से मणिपुर में 2 बच्चियों के साथ एक भयानक हादसा हो जाता है, आपको इस बात की परवाह नहीं होती कि वो उसकी शुरुआत एक फेक न्यूज से हुई थी। आज गवर्नमेंट उसको सोर्स उसका इसलिए आइडेंटिफाई कर पा रही है क्योंकि एक बिल लाया गया है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं आपको वही ठीक लगता है। मुझे बताइए ना कि कौन सी दुनिया के कौन से कोने में कौन सा इंसान जो अपने आप को भला समझता है उसको ठीक लगता है कि एक पल में, एक क्षण में अपनी पत्नी को छोड़ दिया जाए, बिना किसी हक के घर के बाहर खड़ा कर दिया जाए? कैसे आपको ये ठीक लग सकता है? मुझे समझ नहीं आता। देखिए, आप इसको माने ना माने, लेकिन देश जिस तरीके से चलता है वो संसद से चलता है। संसद में कानून बनते हैं और संसद में कानून देश के भले के लिए बनते हैं। इसमें 2 बातें हैं। पहले तो आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं तो ये गलत बात है। ये दिखाता है कि आपकी गंभीरता क्या है देश के प्रति। केवल विरोध करना है, मतलब इनका ऐसा हिसाब है हिमांशु जी, अगर इस समय भी मोदी जी कह दे कि दिन है तो ये कहेंगे नहीं नहीं अभी तो रात है, देखो सितारे चमक रहे हैं। मतलब ये हद कर दी है आपने, ये हद कर दी है। और कोई भी विषय हो, चाहे कमरे की लाइट बंद कर लेंगे, का विषय हो, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। और दूसरी बात मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि आज की तारीख में भी अगर आपको 1860 के कानूनों पर अटके रहना है, जबकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हमारा डिस्कशन क्या होता है आप मुझे बताइए। हमेशा ये कहा जाता है अरे भारत के कानून बहुत पुराने हैं, इन कानूनों को अपडेट करने की जरूरत है। आज अपडेट हो रहे हैं, आज अपडेट हो रहे हैं। आपको कोई क्रिटिसिज्म करना है, आप उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव रखिए। आप बताइए कि ये ठीक है, इसमें मुझे कमी लगती है, इस सेक्शन को हम बदल सकते हैं। ये सब बातें आप करते नहीं। अच्छा, मतलब सुझाव दें तो बहुत वेलकम होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन सीधे विरोध कर दिया जाता है, सीधे यहाँ पर लाल झंडी दिखा दी जाती है। ठीक है, लोकेश जिंदल जी, आपका क्या मानना है? क्या इस मुद्दे पर आप असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के साथ हैं? नमस्कार हिमांशु जी। जी नमस्कार। हिमांशु जी, ये जो बिल है बहुत महत्वपूर्ण बिल है। अगर हम कॉलोनियल एरा की बात करते हैं, इनकी क्रिटिसिज्म इसलिए की जाती है क्योंकि ये सभी बिल जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से पास नहीं किए गए। आज इन बिलों को जो है एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया गया है और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लगभग 3 से 4 महीने लेती है इस बिल की रिपोर्ट सबमिट करने में। बाद में लोकसभा में डिस्कशन होता है, तो लगभग ये जो प्रक्रिया है
1 साल 1.5 साल तक चलती है, जिसके बाद में बहुत सारे सभी जो माइन्यूट एस्पेक्ट है उस पर डिस्कशन हो के वोटिंग होने के बाद में एक बिल एक्ट बनता है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम कंडीशन देखते हैं तो मॉनसून सेशन लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, उसके बाद में विंटर सेशन छोटा रहता है और बजट सेशन बचता है। तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार का एक स्ट्रक्चरल या एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है इस बिल के पीछे। अच्छा, मुझे ज्यादातर एक पॉइंट ये क्लियर कर political दीजिए लगता लोकेश जी, है। मैंने आपको सुना, एक पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, मैं भी अच्छे से समझ जाऊं। लोकतांत्रिक तरीके से इन बिल को पास नहीं कराया गया, इसीलिए ये नाराजगी है, या फिर बिल अपने आप में सही है और इससे आने वाले वक्त में लोगों का भला होगा, ये बताइए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने हिमांशु जी। देखिए, पार्लियामेंट में बिल के प्रत्येक प्रावधानों का डिस्कशन, डेलिबरेशन, वोटिंग होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बिल कोई साधारण बिल नहीं है। अगर मैं बात करता हूं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, इसके सभी प्रावधानों की बारीकी से ऑन रिकॉर्ड चर्चा आवश्यक है, ऑन रिकॉर्ड इन पर वोटिंग आवश्यक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पूरी जो है सोसाइटी को इसके बारे में अवगत कराया जाए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी केवल इस आधार पर कि आंकड़े इनके तरफ है, नहीं तो मतलब बिल के तो साथ में है ना कि इससे सही होगा, आने वाले वक्त में कानून व्यवस्था ठीक होगी। देखिए, मैं कोई सांसद नहीं बोल सकती हूँ, मैं ना एक तो मिनट, सांसद हूँ। एक मिनट, मैं सांसद नहीं हूँ और ना ये मेरी अथॉरिटी है कि मैं जो है लोगों का नेता बनकर जो है यहीं पर थोड़ी सी कमी रहती है। अब यहाँ पर जो आपको सही लग रहा है, अगर आप खुल के बोले हैं, जो आपको सही लग रहा है, अगर आप खुल के बोले तो जनता आपको सपोर्ट करेगी। मैं सही क्या रहेगा? सही होगा अगर इस बिल के प्रत्येक एस्पेक्ट के ऊपर चर्चा होगी जो नहीं होगी। मतलब बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं कुछ बंदिशें हैं, खुलकर बोल नहीं पा रहे। चलिए ठीक है, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अवधेश जी, एक मिनट चारू जी, मैं सबके पास एक बार कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा। अवधेश जी बताइए, क्या मजबूरी है भाई? एक तरफ AIMIM हमेशा विरोध ही करना है, तो दूसरी तरफ लोकेश जी पसंद आ रहा है लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये पहले तो ये बिल अब सिलेक्ट कमेटी के पास गया है। सिलेक्ट कमेटी में सभी दलों के सांसद हैं, उस पर विचार होगा। बिल बनाने के पहले इसकी बाजाप्ता जो है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के जो हेड थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। देश के बड़े बड़े संविधानविद थे और उन लोगों ने 4 वर्ष तक इसमें परिश्रम किया है। साथ ही साथ इसको बनाने के पहले देश के 22 हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग राज्यों के सुझाव इसमें शामिल किए गए। और आज से पहले भी अनेक कमेटियां बनी थी, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय एक मलिमथ कमेटी बनी थी, उसने एक रिपोर्ट दिया था। तो ये जो है कोई सामान्य बिल। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब विरोध कर रहे हैं, बाकी कोई कर रहा है, उस पर हम जाएंगे तो इसके पीछे के जो मूल तत्व है ना, उसको जरा समझना कठिन होगा। देखिए, मैं 2010 में एक अंग्रेज आया था, हम लोग उसके व्याख्यान सुनने गए थे, लेक्चर सुनने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उसने हम लोगों को धिक्कारा था कि आप लोग कहते हो कि दुनिया में महाशक्ति बनोगे। मैंने जो हमारे देश में हमने तुम पर शासन किया, जो तुम्हारे लिए कानून बनाए, उसको तो आज तक तुम ढो रहे हो। और उसमें बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उस दिन अखबार की सुबह हेडलाइन छपी थी, उसका नाम मैं भूल गया हूं। देश के बुद्धिजीवी सारे बैठे हुए थे वहां। मूल बात यह है कि अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश को, साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए, चलाने के लिए, भारतीयों के छोटे छोटे बातों को भी अपराध बनाने के लिए जो ये कानून बनाया 1857 के विद्रोह के 1860 में, क्या उसी को भारत को आज तक बनाए रखना चाहिए था? अब देखिए उसको जरा, लोकेश जी ध्यान से सुने। क्या मतलब, एक साम्राज्य ने उसका नाम दिया इंडियन पेनल कोड। इसका नाम ही देखिए ना, माने भारतीयों को दंड देने वाला यह कानून है। ये देखिए उससे। दूसरा नाम दिया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मतलब ये जो है पहले ही से तय है कि ये क्रिमिनल है, इन पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया संहिता है। तो ये तो सवाल है कि ये जो भारतीय, जो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, जैसे गांधी जी ने, बाकी लोगों ने कहा था कि हमने राजनीतिक आजादी तो हासिल कर ली है, लेकिन सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक आजादी के लिए हमको आगे काम करना है। बहुत गहराई में चले गए, बहुत डिटेल, 1-2 लाइन डिटेल में नहीं जा रहा, 1-2 लाइन और सुन लो। गांधी जी ने, सुन लीजिए लोकेश जी, भारतीय न्याय व्यवस्था के न्यायीकरण की बात संविधान सभा में भी उठी थी।
साथ ही साथ गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन इस न्याय व्यवस्था, इस अंग्रेजों के कानून का नाश हो जाएगा, उस दिन मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। तो आज अगर कोई भी सरकार ने उस न्याय प्रणाली के भारतीयकरण का, भारतीयों को सम्मान देने का, क्योंकि अब भारतीय न्याय अब अवधेश जी, मेरे को ऐसा लग रहा है जिस तरह से आप बोल रहे हैं ना, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, दूसरी आजादी, इसने सुनिए न्याय तो प्रणाली की दूसरी स्वतंत्रता की, मुझे लगता है दानिश कुरैशी जी अभी अपना मन बदल लेंगे जिस तरह से आप बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन नाजिया जी एक बात बताइए, देखिए आप अधिवक्ता भी हैं, आप मुस्लिम भी हैं, और अज़दुद्दीन ओवैसी जी को हमने देखा है, वो भी बैरिस्टर हैं, वो बोलते हैं, और इसके साथ ही वो हमेशा मुसलमानों की बात करते आए हैं, कई बार कानूनों को लेकर ऐसे कहते हैं कि इससे मुस्लिम जो जनता है उनका भला नहीं होगा। लेकिन आप बताइए कि ऐसा पक्ष क्यों है, क्यों वहां विरोध किया जा रहा है? I was the counsel of ट्रिपल तलाक तो मैंने उनके दोहरे रंग को देखा है, और गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी वो रंग बदलते हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी को ज्यादा प्रॉब्लम और ज्यादा दुख और दर्द सेक्शन 150 के बारे में जो बात हुई है पार्लियामेंट के अंदर कल, उस पर हो रही है, क्योंकि भड़काऊ भाषण पर 3 से 7 साल की सजा मुकर्रर कर दी गई है। और असदुद्दीन ओवैसी जी इस चीज में इतने माहिर है कि मुसलमानों को इतना भड़काऊ भाषण देते हैं कि अब ये जो 150 धारा उन पर लगेगी, या बंगाल में आ जाइए और ईद की नमाज में जिस तरह से ममता बनर्जी भड़काऊ भाषण देती हैं, उन पर भी 150 की धारा लग जाएगी। तो इसलिए ये पूरी अब तक 26 की टीम बहुत आग बगोला हो गई है। देखिए, हम सबको पता है, मतलब पहले आ गया होता तो अकबरुद्दीन जी की मुसीबत और बढ़ जाती। अच्छा, राजद्रोह कानून खत्म करके, आप प्लीज बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, इंडियन लॉ जो है वो अब तक फॉलो कर रहा था इंग्लिश लॉ को, ठीक है। एविडेंस एक्ट में कई ऐसी चीजें हैं जो यूके के लॉ को फॉलो कर रही थी, कई ऐसे सेक्शंस हैं जो यूजलेस थे, उसको अमेंड किया गया है। अगर 376 में क्लॉज 3 लगा करके सजा को 10 साल से बढ़ा करके 20 साल कर दी गई है, तो इसमें प्रॉब्लम कहां पर आता है? चार्जशीट को 90 डेज में सबमिट करने की बात कही गई है और 60 डेज में वर्डिक्ट सुनाने की बात कही गई है, तो इसमें प्रॉब्लम कहां से आता है? फॉरेंसिक टेस्ट को बहुत ज्यादा वैल्यूबल बताया गया है कि 3 साल से अधिकतर अगर सजा हो रही है किसी क्रिमिनल को, तो उस पर फॉरेंसिक टेस्ट और वीडियो स्टेटमेंट 164 का स्टेटमेंट लागू होना चाहिए। तो इसमें गलत कहां से आ रहा है? अच्छा नाजिया जी, आप इतनी लंबी डिटेल में बता रही हैं ना, और मैं ये देख रहा हूं, नाजिया जी आप डिटेल में बता रही हैं, और मैं ये देख रहा हूं कि जो दानिश जी हैं वो नोट भी नहीं कर रहे, तो भूल जाएंगे। तो जरा एक एक करके पूछ लेता हूं, बता दीजिए दानिश जी, यहां पर जो स्पेसिफिक किस चीज का विरोध आप कर रहे हैं इन कानूनों में? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया और मैं फिर रिपीट करता हूँ। दरअसल जो बहन नाजिया जो है ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से परहेज होना ठीक है, लेकिन वो उस भाषा भी भूल जाती हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए थोड़ा सा तहजीब से हम बात कर ले। पसंद ना करते हैं और बात है, अच्छी बात है। इंटरवीन मत करिए, इंटरवीन मत करिए, आप अपनी बात, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। अपमान करना ठीक है क्या? राहुल गांधी फ्लाइंग किस किए, उस पर कुछ बोलिए। अरे देखिए, आप सुनिए, आप अधिवक्ता हैं और भी अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ रख रही हूँ, और आप मुझे टिप्पणियां कर रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? अच्छा नाजिया जी, पॉइंट पूछ लेते हैं, कहाँ विरोध है, कहाँ दिक्कत है उन्हें? अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ रखा है। नाजिया जी को तो मुझे लगता है कि शायद ये होम मिनिस्टर वो भी दानिश जी सुनिए, होम मिनिस्टर साहब ने अपनी बात रखी और असद साहब ने अपनी बात रखी, तो वो ये कह रही है कि आप उसका विरोध भी मत करिए, तो क्या ये भी ना करें? आप क्या कहना चाहते हैं? तो सवाल यही है कि हमने जो हमारे तर्क रखे, जिन चीजों से लेकर प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, चाहे उसमें राजद्रोह की बात हो या नए सेक्शंस की बात हो, सुन लीजिए, मैं खत्म कर दूं, उसके बाद आप अपनी बात रखें, तब समझ में आता है ये सारी। अरे देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होगी हिमांशु जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी आपकी। अरे ऐसे डिबेट नहीं होगी। नहीं दानिश जी, कुछ लोग यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं कि राजद्रोह कानून की जो बात की जा रही है खत्म करने की, आप इस बात का विरोध कर रहे हैं, या फिर अपनी पहचान छुपाकर किसी से संबंध बनाना या फिर दबाव डालना, उस पर सख्त सजा की बात की जा रही है, इसका आप विरोध कर रहे हैं, ये बताइए। सुनिए मेरी बात, क्या पहचान छुपा के कुछ काम करना क्या अब से पहले नहीं है? मैं आपको एक बात नहीं, तो इस पर अगर सख्त सजा हो जाए तो क्या दिक्कत है? सुन लीजिए, मेरा नाम अगर दानिश कुरैशी
हूँ, बैठ जाता हूँ, तो ये कितनी देर सस्टेन कर सकेगा, ये बताइए आप, कितनी देर सस्टेन कर सकेगा ऑलरेडी। लेकिन जिस तरीके की पॉलिटिक्स की जा रही है उस पर भारतीय जनता, अरे देखिए इस तरह से नहीं होगा, बीच में आप अपराध घोषित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपराध को? ये अपराध सीधा कहा सवाल है, जाएगा, ये मूल सीधा सवाल है, सवाल बताइए ना, पहचान छुपाकर किसी संबंध बनाना, ये सीधा सवाल। आप क्राइम है कि नहीं जो है? बहन है उनको कहिए कि आप अपने टर्म पे बोलिएगा, कम से कम दूसरे दानिश जी पहले इस पे क्लियर कट करके ये बता दीजिए, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या जो यहां पर धर्म छुपाकर कोई संबंध बनाता है, अपनी पहचान छुपाकर संबंध बनाता है, इस पर सख्त सजा की अगर बात की जा रही है तो? देखिए सुनिए, पहचान छुपा के कोई आदमी ना संबंध बना सकता है ना शादी बना सकता है। सुनिए मैं आपको एक बात पूछता हूँ, अरे कई बार आप लोगों की तरफ से ये कई बार आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं नहीं है तो आप अपने कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है, कई बार आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। आप अपने टर्म पे बोलिएगा, बीच में इंटरप्ट मत करिए मेहरबानी। नाजिया जी एक मिनट, ये आरोप लगाए गए हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये आरोप लगाए गए हैं आप लोगों की तरफ से भी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि सारा पॉलिटिक्स है वही तो ये है। बाकी मैंने तो आपको बता दिया कि अगर मैं अपना नाम दानिश छुपा के आऊंगा, मैं अगर दानिश कुरैशी अपनी आइडेंटिटी छुपा के आऊंगा तो मैं कितनी देर सस्टेन कर सकूंगा? अरे तो लेकिन छुपा क्यों रहे हैं? कितनी देर सस्टेन वाली बात अलग है, लेकिन छुपा क्यों रहे हैं? अगर आप छुपा रहे हैं तो आपके मन में पाप है, आप अपराध कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। अरे सुनिए तो क्या अपराध कर रहे हैं, बिला वजह की बिला फालतू बकवास कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, शादी एक मिनट, मैरिज रजिस्टर ऑफिस जाऊंगा मैं, दानिश जी मैरिज रजिस्टर ऑफिस जाऊंगा मैं। सुनिए पहले मेरी दानिश जी, ओवैसी जी तो गुस्सा होते हैं, आप भी हो रहे हैं आज तो। सुनिए मैरिज रजिस्टर ऑफिस में जाऊंगा, अगर मेरे साथ में अगर कोई मेरा मेल या फीमेल पार्टनर है। अरे कहां बात कर रहे हैं, कितने सीधे साधे लोगों को ऐसे फंसाया जाता है, कितने एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन आज आप विरोध करना है तो विरोध करना है, लाल झंडा दिखाना है तो लाल झंडा दिखाना है। चारू प्रज्ञा जी बोलिए, चारू प्रज्ञा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी धन्यवाद। देखिए दानिश जी की बात से एक बात तो साफ है कि इनको भी मालूम है कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी भी लड़की को फंसाना गलत है। ये तो कह रहे कोई करता ही नहीं है, लेकिन ये तो मान गए ना किसी ने किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो दानिश जी आपने सच बोला और अच्छी बात है, आपने सच बोला। देखिए जैसे मैं पहले भी बोल रही थी हिमांशु जी, हमें ना 2-3 चीजें याद रखनी चाहिए जो दानिश जी भूल जाते हैं क्योंकि उनके नेता ने कहा है आप भूल जाइए। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमारे पुराने एक्ट्स का पर्पस ये था कि पहले से मान लो कि कोई गुनहगार है और उस हिसाब से उनसे बात करो, ऐसा ट्रीटमेंट करो, इस चीज को चेंज कर दिया। हमें इंसाफ देना है, सजा नहीं देनी है, हमें इंसाफ भी देना है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। दूसरी बात, इनमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं नए लॉज में जो दानिश जी को भी पसंद आएंगे। देखिए यहाँ पर मॉब लिंचिंग की कितनी बार बात होती आई है, मॉब लिंचिंग को बहुत बड़ा एक हिस्सा बनाया गया है नए एक्ट में। उसमें ये भी लिखा गया है कि 7 साल की सजा, जिंदगी भर की सजा और तो और फांसी भी लग सकती है। चारू प्रज्ञा जी ये सारी चीज तो है, लेकिन विरोध किस बात का है? क्योंकि दानिश जी देखिए AIMIM की तरफ से, ओवैसी जी की तरफ से ये भी कहा गया है ना कि बीजेपी के कई नेता हैं जो हेट स्पीच करते हैं, एक धर्म की बात करते हैं, जब भी जलसों में जाते हैं तो ऐसी बातें करते हैं। अगर वहां पर सख्ती की बात की जा रही है तो क्या आप उसका भी विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बताइए। बिल्कुल करेंगे। नहीं, एक मिनट हिमांशु जी, नहीं दानिश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए कानून सबके लिए सामान्य है। कानून ये नहीं देख रहा कि आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, आपके पीछे कौन सा चुनाव चिन्ह है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे हेट स्पीच कोई भी दे, आपका नेता दे वो भी गलत है, कोई कांग्रेस का नेता दे वो भी गलत है, और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता भी देता है तो कानून तो वो ही रहेगा ना। वो बदल थोड़ी जाएगा। आपको तो खुश होना चाहिए। एक पॉइंट तुरंत, उसके बाद लोकेश जिंदल जी। हाँ बोलिए दानिश जी, बोलिए। मुझे ये बताइए कि दिल्ली के केंद्र में रहकर अगर एक सांसद आके भाषणबाजी करते हैं, उनके ऊपर FIR हुई नहीं हुई? प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है वो 4-5 दिन बाद सरकार में आ जाते हैं, तो कानून कहां सबके लिए समान रहा? चारू जी ये तो बताइए। अरे तो कानून यहाँ पर समान करने की बात तो की जा रही है, वही तो बात है ना, यही बात है। तो अगर कदम उठाया जा रहा है तब भी आप उसको मना करेंगे, तब भी विरोध करेंगे। कानून 5 दिन पहले प्रधानमंत्री और बना लेते हैं, बदल जाता है। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये उनके ऊपर FIR नहीं होती और दूसरा कोई बोलेगा न्याय प्रणाली, जो अपराध की न्याय प्रणाली थी, जो न्याय की व्यवस्था, केवल 2 बात उसको परिवर्तन किया जा रहा है। मैं दानिश जी से 2 बातें और कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ना, हमेशा शिकायत रहती है कि जो कानून की प्रक्रिया है ना बहुत लंबी चलती है, जिंदगी खत्म हो जाती है और न्याय नहीं मिलता।
ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है भारतीय नागरिकों के लिए, क्योंकि जो कोर्ट पे इतना बड़ा बर्डन होता था, 5-5 साल पुराने केस चल रहे, 10 साल पुराने केस चल रहे, क्रिमिनल केसेस में अब फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। अब ये कहा जाएगा कि आपको ऑर्डर देना ही देना है और 30 दिनों के अंदर लिखकर वो सामने आएगा। क्या ये अच्छी बात नहीं है? अच्छा, एक चीज यहाँ पर बोली गई है लोकेश जिंदल जी की, वो बोलते हैं ना कि अगर कोई सो रहा है उसको जगाना है तो आप जगा देंगे, लेकिन कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है तो आप उसको जगा ही नहीं सकते, वो आंख खोलेगा ही नहीं। क्या ऐसा है AIMIM की तरफ से? हाँ आपको लगता है? दानिश जी, पहले लोकेश जी से मैं बात कर लूं, फिर आता हूं। मुझे हिमांशु जी, मुझे आपत्ति आपके इस स्टेटमेंट से। आप इस तरह से मत बोलिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसा है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि आप लोग सिर्फ विरोध करते हैं, इतने सालों में एक भी चीज आपको ऐसी नहीं लगी है जिससे लोगों का भला होगा। आप कहिए कि दानिश कुरैशी का विरोध करते हैं, आप कहिए MIM का विरोध करते हैं, आप व्यक्ति पक्ष के ऊपर लेकर नहीं, मैं कांग्रेस का नजरिया जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या उनको भी ऐसा लगता है? क्योंकि शुरुआती तौर पर वो सहमति जता चुके हैं कि इससे लोगों का भला होगा। हाँ हिमांशु जी, देखिए, विपक्ष का कार्य होता है किसी भी एक प्रावधान, नियम, कानून में उसकी खामियां सरकार, वर्तमान में जो सरकार है, सांसद है, उनको बताना, सुझाव देना। तो अगर विपक्ष किसी भी प्रकार की खामियां बताता है, इससे देश का भला ही होगा, इससे देश का नुकसान नहीं होगा। तो विपक्ष का ये सरकार का दायित्व बनता है, मीडिया का दायित्व बनता है, सभी का दायित्व बनता है कि विपक्ष की आलोचना और उसकी टिप्पणी को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लें, नकारात्मक दृष्टिकोण से ना लें। और आप आलोचना करिए, अच्छी बात है, टिप्पणी कीजिए, अच्छी बात है, ये स्वागत किया जा रहा है, आम जनता भी स्वागत करती है। लेकिन जब मुद्दे की बात होते ही सदन से चले जाना या फिर सीधे कह देना कि भाई हमें तो पसंद ही नहीं है, हमें तो पसंद ही नहीं है, हमें तो पसंद ही नहीं है, तो यहाँ तो जनता को की तो बात कीजिए आप। अगर आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे, आप केवल ढकोसले बजाएंगे, आप केवल जो है मुद्दे से घूम फिर के इधर उधर की बातें करेंगे, तो विपक्ष किस लिए बैठा है? आप मुझे बताइए, क्या विपक्ष जो है मिले सुर मेरा तुम्हारा के लिए वहीं पर बैठा हुआ है? अच्छा, या फिर विपक्ष ठीक है। अब देखिए, दो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में, अवधेश जी भी हैं, नाजिया जी भी हैं। मैं अवधेश जी एक बात आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हमेशा ओवैसी साहब को हमने देखा है, मुस्लिमों के हक की वो बात करते हैं, हमेशा करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि अगर कोई नई चीज आएगी तो इससे मुस्लिमों का अधिकार छीना जाएगा, इतनी बात करते हैं। लेकिन फिर भी जब चुनाव होता है, जमानत जब्त हो जाती है, जगह जगह लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको वोट नहीं देते हैं, तो क्या ये भी एक तिलमिलाहट है कि अब विरोध करना है प्रॉपर, इस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं AIMIM की तरफ से? नहीं, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अगर संसद में बोलते हैं तो मानना पड़ेगा कि तथ्यों के साथ बोलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर जो उनका वक्तव्य था, सरकार का विरोध था, लेकिन वो उनसे असहमति हो सकती है। बाहर और संसद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और नेता असदुद्दीन ओवैसी में अंतर हो जाता है। लेकिन इस समय एक धारा है, असदुद्दीन ओवैसी को हम नाम ले आते हैं, बड़े बड़े मुस्लिम संगठन के इस समय जो लीडर है उनसे ज्यादा आग उगलते हैं, उनसे ज्यादा समस्याएं पैदा कर रहे हैं इस देश में। लेकिन ये चूंकि इस समय इनका एक नाम है और वो बोल देते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। इस समय हमको इस पर चर्चा करनी है ना कि आने वाले समय में इस कानून के द्वारा जो अपराध की पूरी न्याय प्रणाली होगी, जो कानून होगा, जो प्रक्रिया होगा, वो कितना आम आदमी की समझ वाला, उसको न्याय दिलाने वाला होगा। आप बड़ी बड़ी बात करें, सुनिए, चोरी का छोटा सा मामला हो गया, 50 रुपया चोरी कर लिए, वो जेल में पड़ा हुआ है, उसकी जमानत नहीं हो रही है। अब 5000 रुपया की चोरी तक को इतना ईजी कर दिया है। उसी प्रकार से किसी की मानहानि हो गई, कर दिया तो ठीक है, इसको सामुदायिक सेवा कराओ, इसको सेवा करा के सुधारने का मौका दो। तो ये अंग्रेजों के सिस्टम में नहीं था, हमारे भारतीय सिस्टम में है कि किसी से छोटा अपराध हो गया तो उसको क्रिमिनल मान के जेल में डालो, उसको अपमानित करो नहीं, उसको सुधारने के लिए समाज सेवा करो, और सारे तरीके अपनाए गए हैं। तो ये इसको आप देखेंगे ना, तो इसमें एक भारतीय दृष्टि है, क्योंकि हमारे यहां की प्राचीन न्याय प्रणाली दंड से ज्यादा व्यक्ति को आंतरिक रूप से बदलने पर होता था कि आगे ये न्याय, आगे ये अपराध न करे। इसका मूल जो उद्देश्य आप ध्यान से देखेंगे तो व्यक्ति को बदलने पर है। मैं तो मानता हूं कोशिश की सुधार लाए। नहीं, मैं कहा हूं कि अगर ये भारत में ठीक से लागू हो गया तो दुनिया इसको बाद में फॉलो करेगी। बहुत अच्छी बात है। अभी पूरी दुनिया की न्याय प्रणाली अंग्रेजों का कहीं ना कहीं ये दुनिया को दिशा दिखाने वाली एक न्यायिक व्यवस्था होगी, नाजिया जी, उस रूप में इसको देखना चाहिए। मॉब लिंचिंग पर नए कानून की बात की जा रही है कि हत्या की परिभाषा में जोड़ा जाएगा मौत की सजा का प्रावधान, उम्र कैद का भी प्रावधान। राजद्रोह कानून में क्या बदलाव हुआ, यह भी बात की जा रही है। लेकिन आप महिलाओं और महिला सुरक्षा के कानूनों पर भी एक अहम यहां पर बदलाव की कोशिश की जा रही है कि नाबालिग के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वहां पर मौत का भी प्रावधान हो सकता है ऐसी सजा का। तो उसमें क्या आपको लगता है आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, वो भी तब
जब बात महिलाओं की हो, अन्य पहलुओं की हो? देखिए, मैं बहुत क्लियरली कहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर के भारत आज से परेशान नहीं है, एक जमाने से है। कई ऐसे केसेस, हमने निर्भया केस देखा, हमने कामदुनी केस देखा, हमने पार्क स्ट्रीट सूजन जॉर्डन केस देखा। ये सारे केसेस आज भी दिल दहलाने वाले और रोंगटे खड़े करने वाले केसेस हैं। और देखिए, रेमिशन ग्राउंड पर अक्यूज बाहर आ जाते हैं और उसके बाद फिर 2-2 करोड़ रुपए खर्च करके शादी करते हैं। 5 स्टार 7 स्टार होटल में पश्चिम बंगाल में नासिर खान ने किया है, बिल्कुल किया है, जिसने पार्क स्ट्रीट रेप कांड का वो प्राइम एक्यूज था। तो ऐसी जगह पर अगर कानून को सख्त किया जा रहा है, कानून को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, यहाँ तक कि स्नैचिंग जो होती थी जिस पर कोई सेक्शंस नहीं थे, एकदम स्पेसिफिक सेक्शन नहीं थे, वो भी लाया जा रहा है, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले हिमांशु जी कहा था कि क्यों असदुद्दीन अवैसी की जमानत जब्त हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर ट्रिपल तलाक को सपोर्ट करते हैं और उसके बिल की विरोधिता करते हैं, उस पर जो अमेंडमेंट होता है उसकी विरोधिता करते हैं। मैं मुसलमान महिला हूं, मैं क्या चाहूंगी पर उनका एक बात याद आती है जो सदन में कहते हैं कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसे जन्मों का बंधन ना माना जाए। अब आप सोचिए कि मैं क्या तबेला हूँ, या मैं क्या खेत हूँ, या मैं कोई फैक्ट्री हूँ जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक मर्द का? तबेला तो नहीं हूं ना मैं। तो ये सारी चीजों की बिना पर जो पढ़े लिखे समुदाय है, जो एडुकेटेड जो मुसलमान है, वो उनको पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो कानून में अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति बरती जा रही है, सख्त स्टेप उठाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इमीडिएट करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। जी लोकेश जी बोलिए। नहीं हिमांशु जी, मुझे कुछ 1 मिनट दीजिए आप, मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये जानना बहुत आवश्यक है, 1833 के बाद में जब लॉ कमीशन के लिए मैं लॉर्ड मैकॉले को कहा गया कि आप कोडिफिकेशन ऑफ लॉ लेकर आओ, 1860 में इंडियन पीनल कोड बना। उसके बाद में लगातार भारत आजाद होने के बाद में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स दी है। हाल ही में 21वीं लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी सरकार को, और उसने निरंतर सुझाव भी बताए हैं, सुझाव होते रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं सरकार के नैरेटिव की कि भाई जो कॉलोनियल एरा था उसको हमने विध्वंस कर दिया, अब जो है नई एक किरण जो है आशा की दिख रही है, देखिए ये सही नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं 1947 के बाद से लेके अब तक, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं लीगल प्रोसीजर में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया है। बदलाव आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं? उसी प्रकार, या जो क्रेडिट सरकार ले रही है वो अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, आप समझिए, हमें ये समझना बहुत आवश्यक है, कॉलोनियल एरा की हम निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोकतांत्रिक नहीं था। कॉलोनियल एरा के समय भारत के जो नेता थे वे संसद में आके चर्चा नहीं करते थे, चर्चा होने के बाद में लॉ नहीं पास होते। अच्छा, ठीक है, ब्रिटिश इसका जवाब दीजिए, आप समझ गए हैं आपत्ति किस बात पे है कांग्रेस की? वर्तमान में सरकार सांसद को डिस्कस करने नहीं देगी। ठीक है, चारू प्रज्ञा जी बताइए। जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तरीका गलत है। वर्तमान सरकार कॉलोनियल तरीके से काम कर रही है, तरीका गलत है। तो अगर लॉ भी लेकर आती है, लोकेश जी जवाब ले लेते हैं ना, अब अगर जवाब नहीं लिया तो बात अधूरी हो जाएगी। जी देखिए, एक कानून को बनाने की एक प्रक्रिया होती है, वोटों से होती है। तो जब संसद के अंदर कोई भी बिल पास होता है, उसमें वोट दिए जाते हैं, वो वोट जनता से आते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से आते हैं। तो आप इस प्रक्रिया को गलत नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात यह है कि मुझे लोकेश जी की हर बात से ये समझ में आ रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें लगता है उन्हें इन बिल्स के खिलाफ बोलना चाहिए। बस केवल यही बात है। क्योंकि चाहे वो दानिश जी हो या लोकेश जी हो, जब हम उनसे ये पूछते हैं कौन सा प्रावधान आपको पसंद नहीं है, कौन सा सेक्शन गलत है, कहां पर कमी है, क्या मॉब लिंचिंग की सजा ज्यादा देना गलत है, क्या किसी माइनर, किसी छोटी बच्ची के साथ रेप हो वहां पर फांसी देना गलत है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो देश में है नहीं उनका इन एब्सेंटिया ट्रायल होना है वो गलत है, क्या समय पर चार्जशीट फाइल होना गलत है? ये किसी भी प्रावधान में इनको कमी नहीं मिल रही है, ये सच्चाई है। देखिए कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, देखिए चारू प्रज्ञा जी ने कितने अच्छे से अपनी बात बता दी। उन्होंने कहा कि अगर आप सुझाव देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन हर बात का सिर्फ विरोध मत कीजिए, आप सुझाव दीजिए ना, बताइए कहां बदलाव करना है। मैं आपको जवाब दूं। देखिए, एंटी कॉमन राइट्स बिल जो था, सुन लेते हैं, वक्त का मैंने इसलिए सुन लेते हैं दानिश जी, वरना कहेंगे कि वक्त नहीं दिया उन्हें। हाँ दानिश जी बोलिए। चारू जी सुनिए, सवाल ये है कि अभी इन्होंने चीन की बात कही, मैं तो जी तब क्यों भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी? ले आए तो अब देख लीजिए, सारे लोग समर्थन में, सारा पॉलिटिक्स ही भारतीय जनता पार्टी का उसके ऊपर टिका हुआ है, तो करेंगे कैसे? ये
तो दिक्कत यही है, चाहे मणिपुर हो, चाहे और दूसरी कोई जगह हो, चाहे नू हो या और कहीं भी जगह, क्यों एंटी कम्युनिस्ट राइट्स बिल पे आपने उस वक्त भी विरोध किया था और आज तक भी, आज भी आप क्या बात कर रहे हैं मॉब लिंचिंग की? क्यों मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं? आप पूरा एंटी कम्युनिस्ट राइट्स बिल ले आते और उसमें सुधारा लाके लाइए, आप देखिए उसके अंदर में कैपिटल पनिशमेंट सब ऐड करवाइए, आप देखिए फिर क्या होता है देश में। सारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी, सुनिए देखिए मीन का मत कीजिए चारू जी, आप नहीं, ये पॉइंट थोड़ा क्लियर करके समझाइए। सुनिए दानिश कुरैशी जी, पॉइंट थोड़ा क्लियर करके समझाइए, आधी बात थोड़ी समझ में नहीं आ पाई इसीलिए। जी मैं बताऊंगा आपको। देखिए चारू जी सुन लीजिए, चूरा जी चारू जी सुन लीजिए, मुझे ये बताइए कि आप इससे बिल्कुल करेंगे तो नहीं अच्छी बात है। अब सवाल यहाँ ये है कि जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार खत्म हुई, उसके पहले एंटी कम्युनिस्ट बिल पास हुआ, लाया गया, प्लानिंग किया जा रहा था। क्यों विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने उसका, बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि चलो आपने विरोध किया, अगर आप उसके अंदर में सुधार लेकर अभी तक नहीं आए, क्या आप देश के अंदर में नहीं चाहते कि इस तरीके के कॉमन राइट्स जो है ये बंद हो? तो मतलब उधर विरोध हुआ तो इसलिए आप भी विरोध करते आएंगे? सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, मणिपुर भी खत्म हो जाएगा। बताइए, देखिए आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझाइए। मैं ऐसा है कि दानिश कुरैशी जी, अरे भाई दानिश जी, आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। अब तो बात हम लोग इस नए कानून पर कर रहे हैं। पहले किसने किसका विरोध किया, क्या हुआ, वो पीछे की बात। अब तो कानून आ रहा है, उस कानून में कहीं नहीं लिखा जाएगा कि बीजेपी के नेता हेट स्पीच देंगे तो उस पर लागू नहीं होगा। ये बीजेपी के नेता अगर इसमें मॉब लिंचिंग करेंगे तो उन पर एक कानून नहीं लागू होगा। बीजेपी के नेता किसी महिला का अपमान करेंगे तो लागू नहीं होगा। ये तो नहीं है, तो कानून सबके लिए। आज बीजेपी का राज है, कल किसी के लिए आएगा। हिमांशु अगर थोड़े शब्दों में कहे ना, तो इसमें एक और अगर ये है कि जो वास्तविक अपराधी हैं वो न छूटे, उनको कठोर दंड मिले, इसका प्रावधान है। दूसरी ओर जो बुद्धिमानी से ऐसे अपराध होने लगे थे पिछले 15-20 साल में बढ़े, जिनके लिए कानून नहीं थे, उनको शामिल किया गया है कि भैया आप ऐसे बुद्धिमानी से नहीं बच सकते हैं। तीसरी ओर तीसरी ओर जो बहुत छोटे छोटे ऐसे अपराध होते हैं जिनमें हम अपराधी मान के और कंप्लीट उसको अपराधी बना देते हैं, उसमें सुधार के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए इसमें व्यवस्था है। और चौथी मूल बात है कि ये हमेशा एक ही चीज पर ध्यान रखेगा कि हमारे देश में जो भी कमजोर तबका है, जो महिला है, उनके साथ किसी तरह का अगर अन्याय होता है तो उसके प्रतिकार की व्यवस्था इस न्याय में ऐसी। अच्छा, ये क्षमता नहीं भी हो तो उसको कुरैशी जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी एनडीए के किसी नेता पर या उनसे जुड़े किसी लोगों पर यह मामला दर्ज होगा तो वो बच के निकल जाएंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? पहले से सुनो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इस देश में पहले से है, जिसमें लोग बिल्कुल। अच्छा नाजिया जी, देखिए 10 सेकंड हिमांशु जी, 10 सेकंड शुरू करते हैं। 10 सेकंड बोलिए। देश की राजधानी के अंदर में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुले तौर पे ये कहता है कि भाई विशेष वर्ग के लोगों से आप कुछ खरीदेंगे नहीं, उनका बायकॉट करिए। क्या उनके ऊपर एफआईआर हुई? आपने क्यों नहीं कर दिया? नहीं, आपको किसी ने रोका था, आप जाके कर दीजिए। किसी को नहीं है। अभी दानिश कुरैशी जी कह रहे हैं हमको करना है, तो संशोधन मैंने क्या इस संशोधन में लिखा हुआ है कि एफआईआर कोई नहीं कर सकता है। अवधेश जी, कुरैशी जी कह रहे हो गया कि 0 एफआईआर कोई कहीं से भी दर्ज कर सकता है। अब कुरैशी जी कह रहे हैं अगर हमको ही करना है तो सरकार क्या करेगी? अब लेकिन सरकार कर रही है तो वो कह रहे हैं कि अपने लोगों को तो बचा लेगी। मुझे बताइए नाजिया जी, कैसे अपने लोग बच जाएंगे? इस संशोधन के अनुसार कोई कहीं से भी 0 एफआईआर कर सकता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा संशोधन यह है, इसलिए ये सब बातें जो ये बोल रहे हैं ना, नाजिया जी संबंध ही नहीं रखता। देखिए विरोध इस बात का किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए वाले बच जाएंगे। वो ये बोले बीजेपी एनडीए वाले बच जाएंगे और इस बात का हम विरोध करते हैं। देखिए कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए। मैंने अगर कुछ गलत किया तो मेरे ऊपर भी वही धाराएं लगेंगी। अ पार्ट ऑफ के मैं एक एडवोकेट हूँ। अगर आपने हिमांशु जी कोई क्राइम किया तो आपके ऊपर भी वही धाराएं लगेंगी। अ पार्ट के आप एक एंकर हैं इतने बड़े चैनल के, तो उसी तरीके से हर कोई एक पॉइंट और देखिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं। सुनिए नाजिया जी, मैं सभी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं कि जब डिबेट हो रही हो, सभी लोगों से बातचीत हो रही हो, तो अगर कोई दर्शक या फिर कोई सोशल मीडिया पर कोई कुछ पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है। तो एक शख्स है, वो पूछना चाह रहे हैं कुरैशी जी से कि कुरैशी जी, इस बात का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि अब ये कानून आ जाने के बाद हो सकता है कि एआईएमआईएम के नेता या फिर ओवैसी जी जो हैं
वो जिस आक्रामकता के साथ बोलते हैं, जिस तरह से संबोधन करते हैं जनता के बीच, अब उसमें कमी हो सकती है, इसीलिए आक्रामकता नहीं, भड़काते हैं। अच्छा, आप डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो उसमें कमी हो सकती है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्या? मैं जवाब दूं। देखिए, मैंने दरअसल जो भाई साहब जो भी हैं, जो वो हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि अब से 1-2 सेकंड पहले ही मैंने उनसे कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चक्कू तो आपको डर है कि सिर्फ आप ही को टारगेट किया जाएगा? इसमें भी आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जाएगा? नहीं, क्लियर बोलिए, आप ये कह रहे हैं मुस्लिमों को टारगेट किया जाएगा? आगे सुनिए, यही चीज तो है कि बार बार डर दिखाया जाता है कि मुस्लिम टारगेट होंगे। देश में मुसलमानों के अंदर भय पैदा करके एक वातावरण बना के राजनीति करने का जो ये घातक है, ये देश मुझे एक बात बताइए, वो इसके पीछे छिपी हुई है। कि मुसलमानों के अंदर भय पैदा करो कि ये सरकार इसका जवाब देखिए, उसके आधार पर अपनी राजनीति करो। इसका जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा। कुरैशी जी, कोई सुधार की बात होती है तो ये डर दिखा दिया जाता है कि मुस्लिमों को परेशान किया जाएगा। ये कब तक चलेगा? हिमांशु जी जानबूझ करके ये बात बोलते हैं क्योंकि इनको पता है अभी आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में बड़ा, सुप्रीम कोर्ट में तो है, लेकिन आपकी कोई नैतिकता है या नहीं है? हिमांशु जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। नाबालिग से रेप पर अगर मृत्युदंड होता है तो वो भी आपको कबूल नहीं है। हेट स्पीच अपराध की श्रेणी में आता है, वो भी आपको कबूल नहीं है। गैंग रेप में उम्र कैद होती है, वो भी आपको कबूल नहीं है। क्या हुआ बिल्किस बानो के साथ? क्या हुआ? नैतिकता के आधार पे उनको छोड़ दिया गया और सरकार खामोश है। क्या जब आपको दर्द नहीं महसूस होता महिलाओं का, या फिर वो विशेष वर्ग से इसलिए प्रॉब्लम है आपको? ये बताइए आप। ये दानिश कुरैशी ऐसे बोल रहे हैं हिमांशु, जब आर्टिकल 370 था तो जितने कानून लिखते थे ना, उसमें लिखते थे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये ऐसे बात कर रहे हैं कि इस कानून में लिखा जाएगा एक्सेप्ट बीजेपी एंड आरएसएस। हर कानून में ये बता रहे हैं कि जो भी कानून होगा उसमें लिखा जाएगा एक्सेप्ट बीजेपी एंड आरएसएस। अरे भैया, देश के मुसलमानों को गलतफहमी पैदा करना, उनको उकसाना, उनके अंदर डर पैदा करना, ये बंद करिए। देखिए, सभी मेहमान हैं, देश में समस्याएं मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो इस देश की जनता है उनसे, कि आप सोचिए समझिए कि क्या यह सिर्फ एक पर लागू होगा या फिर पूरी आवाम के लिए, देश की जनता के लिए होगा। तो इसको बहुत बारीकी से आपको समझना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।